हाँ जी बच्चों, सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्टनर्स का रिटायरमेंट, एडमिशन, ये सब पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। सर सेक्शन 33 है और पार्टनर को निकाला जा सकता है। एक्सपल्शन मीन्स उसको निकाल देना, मतलब यू सी मनुष्यत फैला रहा। मनुष्यत मतलब कि गलत काम करना। मनुष्यत से ये दिस इज नॉट ए बेस, ये कोई आधार नहीं होता बच्चों। ये मजाक की बात थी, इसको सीरियसली नहीं लेने का। पार्टनर जो है वो सर बेईमानी कर रहा है, फ्रॉड्स कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, क्या करें? निकाल दें उसको। लेकिन आप देखिए, अगर हम राइट्स की बात करें, पार्टनर्स के राइट्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी पार्टनर को निकाला नहीं जाएगा। आप उसको सर नौकर थोड़े है, वो पार्टनर है, मालिक है। यू कैन नॉट एक्सपेल हिम। आप उसको ये नहीं कह सकते उधर देखो, वो बेचारा उधर देख रहा है, उसकी राइट्स हैं, ही कैन नॉट बी एक्सपेल्ड। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने जितने भी राइट्स पढ़े थे उसमें एक कॉमन पॉइंट था, सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ए पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड। Subject to an agreement between partners, the profit sharing ratio will be equal. So what will prevail? Agreement, right? So expulsion is possible only when agreement of partnership. Agreement of partnership क्या चीज होती थी बच्चों? Partnership deed. Only when agreement of partnership प्रोवाइड्स फॉर एक्सपल्शन। अगर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि निकाला जा सकता है तो ठीक है, हम उसको निकाल सकते हैं। तो सर जी, देयर मस्ट बी ए प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन इन द एग्रीमेंट। दूसरी चीज, आप उसको निकालोगे गुड फेथ में, तो ही कैन बी expelled only in good faith। मतलब बेईमानी करके नहीं निकालना है बेटा, कोई वजह होनी चाहिए, रीजनेबल रीजन होना चाहिए, और उसको हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे, नोटिस देंगे, और वो उसका आंसर दे सकता है। सर अदर पार्टनर्स will give him a notice and an opportunity to clear his point of view। तो निकालने से पहले उसको एक अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी बात कह सके। तो देखिए, एज सच अगर एग्रीमेंट में एक्सपल्शन का प्रोविजन नहीं है तो हम उसे नहीं निकाल सकते। ए पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड। सर उसको निकाला तभी जा सकता है व्हेन द एग्रीमेंट कंटेन्स ए प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन। अदरवाइज पार्टनर को ये नहीं कर सकते कि बेटा बाहर देखो मौसम कैसा हो रहा है, वो बेचारा गया बाहर देखने, पीछे से दूं। सो इट इज नॉट अलाउड। ओके, you can expel him only when agreement provides। expulsion must be in good faith। मतलब सर there should be reasons, और good faith में निकालेंगे। he can be expelled only in good faith by majority of partners। majority will decide and he will be expelled, but in good faith बच्चों। ये नहीं कि फालतू के चक्कर में निकाल दिया। देयर मस्ट बी सम लाइक फ्रॉड किया उसने,
कुछ मिसकंडक्ट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है, यानी उसकी हरकतें ऐसी हैं कि निकाला जाना जरूरी है। अदरवाइज वी कैन नॉट एक्सपेल ए पार्टनर, अन्यथा उसको निकाल पाना संभव नहीं है बेटा। उसकी हरकतें होनी चाहिए। सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक, सिंपल। अब एक पार्टी हुई, पार्टी में ये तीनों गए। आजकल तो बेटा पार्टी वार्टी बंद चल रही, मैंने सुना। नहीं, बर्थडे पार्टीज अभी भी हो रही हैं। चलो ध्यान से करना बेटा, कोरोना बहुत खतरनाक चीज है। एनीवे, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन। एक पार्टी हुई, पार्टी में क्या हुआ, मिसेस ए और मिसेस बी, ये पार्टनर नहीं, पार्टनर तो मिस्टर ए और मिस्टर बी और मिस्टर सी हैं। इन दोनों में किसी बात को लेके कहासुनी हो गई, ठीक। पहले कोई बात हुई, फिर इनने इसको ताना मार दिया, इनने इसे लौट के जवाब दे दिया, फिर हॉट टॉक हुई, जोर जोर से दोनों चीखने लगी। उसके बाद बच्चों मारपीट हो गई और मिसिस ए ने मिसिस बी को अच्छे से कूट दिया। अब देखो, एग्जाम्पल इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल, बट क्या करें, पढ़ाना पड़ता है बेटा। और मिसिस ए ने मिसिस बी को खूब अच्छे से कूट दिया, भाई साहब गिरा गिरा के मारा, बाल खींच के, और मतलब मुक्कों से बस कर रहे हैं। ये बेचारी पिट गई। अब बी को पता लगी कि इसकी वाइफ पिट गई, इसकी वाइफ ने मारा। दे आर नॉट पार्टनर्स। एक आउटसाइड इंसिडेंट हुआ, बी ने सी से बात करी और बी और सी ने मिलकर के ए को निकाल दिया फर्म से, क्योंकि इसकी बीवी ने इसकी बीवी को मारा। तो बच्चों ये गुड फेथ का है। सर ये तो आउटसाइड है, इससे क्या मतलब है? और वॉट एवर हैपेंड, दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। बी और सी ने मिलके ए को निकाल दिया, प्रोविजन था एग्रीमेंट में निकालने का, तो नहीं निकाल सकते, गलत हो रहा है, बिकॉज गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक। सर इसी एग्जांपल में लेट मी चेंज द सिचुएशन। ये कुछ नहीं, पार्टी वार्टी कुछ नहीं बताया मैंने, ठीक, वो खत्म हो गई केस। दूसरा डिस्कस कर रहा हूं। ए बेईमानी कर रहा है। सर बी और सी कभी दुकान पे ऐसा होता है, नहीं होते, ए अकेला होता है। कोई कस्टमर आया, गुड्स बेच ली, कैश आया, जेब में रख लिया, हिसाब किताब ही नहीं करा, ना अकाउंट में रिकॉर्ड करा, ना कुछ करा, और पैसे खा गया। ऐसा ये कुछ बार कर चुका है। बी और सी हैज एन आइडिया कि ये ऐसा कर रहा है। उन्होंने दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, अब सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक दिन रिकॉर्डिंग में इसको पकड़ लिया। एग्रीमेंट में प्रोविजन है निकालने का। नाउ ये दोनों निकाल सकते मिलके इसको। नाउ यस, क्योंकि गुड फेथ है, ये बेईमानी कर रहा है, आधार बनता है निकालने का। और मित्रों, निकालने से पहले ये इसको नोटिस देंगे। नोटिस में लिखेंगे कि मिस्टर ए, आप फर्म के बिजनेस के दौरान ये बेईमानी करते हैं, हमारी नोटिस में ये बेईमानी आई है आपकी, क्यों ना आपको फर्म से निकाल दिया जाए। सर उससे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, देन ही विल गिव हिज एक्सप्लेनेशन, और जो कि ऑब्वियसली सेटिस्फैक्टरी होगा नहीं। अब वो कह रहा है कि मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी और जे तक कुछ नहीं, निकाल दो। सर उसकी बात सुननी है, वो साबित कर दे कि नहीं करी बेईमानी तो बात अलग है, हम उसमें जाते नहीं। आपको भी पता है क्या साबित कैसे होगा, वो तो एविडेंस का मैटर है, बहस थोड़ी करनी है हमको। तो बी और सी कैन एक्सप्लेन ए इन दिस केस। इस सिचुएशन में निकाला जा सकता है गुड फेथ में। मेजॉरिटी निकालेंगे, 3 में 2 मेजॉरिटी है। मित्रों, नोटिस देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपनी बात कह सके, देन निकाल सकते हैं। अब सपोज करो इसी एग्जांपल में ए बेईमानी कर रहा है, बी और सी उसे निकालना चाहते हैं, बट एग्रीमेंट में प्रोविजन ही नहीं है। एग्रीमेंट जो बना है, पार्टनरशिप डीड जो बनाई गई है, उसमें एक्सपल्शन की बात लिखी ही नहीं गई है, तो ही कैन नॉट बी एक्सपेल्ड। अब नहीं निकाल सकते हो ना, फिर क्या करें? एक ही तरीका है, नाउ गो टू कोर्ट, और कोर्ट बेटा डिसोल्यूशन कर देगा फर्म का।
फर्म बनो, सब बांट लो, जो भी है निपटारा करो, खत्म करो, ये होगा। एग्रीमेंट अगर नहीं है तो मित्रों 2 क्वेश्चंस दिए हैं बेटा। पहले क्वेश्चन में पर्सनल इशू हुआ और एक्स की वाइफ हर्ट बैडली। अरे तो ये वही वाला एग्जांपल है जो मैं पहले ले रहा था कि XYZ पार्टनर है, लेडीज क्लब में एक्स और वाई की वाइफ लड़ मरी और एक्स की वाइफ बुरी तरीके से घायल हो गई, चोट लग गई बेचारी को। एक्स गॉट एंग्री, कन्विंस्ड जेड टू एक्सपेल वाई, वाई वॉज एक्सपेल्ड। सर दिस इज रॉन्ग, ये गुड फेथ नहीं है और नोटिस भी नहीं दिया है, इस प्रकार से नहीं निकाला जा सकता। सर ये गुड फेथ का क्राइटेरिया नहीं है। गुड फेथ का मतलब है कि उन्होंने फर्म के इंटरेस्ट में किया हो। गुड फेथ का मतलब है कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द फर्म एंड दे आर जस्टिफाइड इन डूइंग सो। द पार्टनर हु इज बीइंग एक्सपेल्ड has done something wrong in the course of the business of the firm which is harmful to the firm. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/3 शेयर है 3 का और सी की हरकतें ऐसी हैं कि वो निकाले जाने लायक है, तो ये कर सकते हैं। तो वही दोनों केसेस आर कवर्ड हेयर और इस प्रकार से बच्चों ये हो सकता है और दिस इज पॉसिबल। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, and it is insolvency of a partner. So there is section 34. Insolvency of partner का मतलब है, you know the insolvency thing? Yes. It means कि partner is not able to pay his liabilities. Insolvency of partner. Section is 34. राइट तो अब देखिए पार्टनर्स हैं से XYZ। एक्स ने क्या किया, बहुत सारा पैसा शेयर्स में लगा दिया, मार्केट से इन्हें बोरोइंग करी बच्चों, बिजनेस के कोर्स में नहीं, पर्सनल फर्म के कोर्स में नहीं ना, और 1 करोड़ रुपया इसने बोरो करा और उस पैसे से इन्हें शेयर्स ले लिए बेटा अनिल अंबानी की कंपनी के। अनिल अंबानी की कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक करोगे, बिल्कुल कंसिस्टेंट फेलियर है, मतलब हमेशा उसका शेयर का प्राइस गिरा है। कोई भी कंपनी उठा लो, शेयर का प्राइस कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर बेसिस पे गिरता ही रहा। और इसने जब शेयर खरीदे थे बच्चों तो 200 रुपए का भाव था, बाद में वो 20 रुपए का रह गया। ये भी बहुत है, अगर 20 रुपए का अनिल भाई का शेयर रह जाए तो बर्बाद हो गया। 1 करोड़ रुपया लगाया था मित्रों, 200 रुपए के भाव से शेयर खरीदे, 20 रुपए का रह गया, ये अमाउंट रह गई 10 लाख। अभी भी कहता हूं बेच लो, नीचे भी चली जाएगी। खैर 90 लाख का लॉस हो गया। नाउ द सिचुएशन इज कि मिस्टर एक्स इज नॉट एबल टू पे द डेट, है ही नहीं, देगा कहां से इतना। 10 लाख के शेयर बेच के 1 करोड़ तो भुगत नहीं पाएगा बेटा, और इसके पास 90 लाख अपना है भी नहीं, तो ये हो गया इंसॉल्वेंट। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखिए इंसॉल्वेंट पार्टनर में एक्स लिख रहा हूं, कैन नॉट कंटिन्यू एज पार्टनर। देखिए जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक, इसको बैंकरप्ट भी कहते हैं, और हिंदी में क्या शब्द होता था, दिवालिया। दिवालिया सर थोड़ा हिंदी का स्पेलिंग्स में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है मेरे से। एनीवे इसका दिवाला निकल गया, ये हो गया दिवालिया, इंसॉल्वेंट। तो एक्स कैन नॉट कंटिन्यू एज पार्टनर, ये एज पार्टनर अब कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसके दिन पूरे हो गए, फर्म से निकल बाहर। ठीक सर जी, जिस दिन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन होगा सर, ही विल बी आउट फ्रॉम द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब जब दिवालिया होता है ना तो कोर्ट से ऑर्डर होता है, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, 2 एक्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, ये समझ लो कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, कोर्ट से एडजुडिकेटेड होगा, एडजुडिकेटेड मतलब ऑर्डर होगा कोर्ट का,
तो जिस दिन कोर्ट का एडजुडिकेशन ऑर्डर आएगा उस दिन से ये बाहर हटो, फर्म से इसका हिस्सा खत्म। सर जी उसके बाद में हिज एस्टेट is not liable for acts of firm after his insolvency। सर ये तो बाहर हो गया ना, रिटायरिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। जिस दिन मैं रिटायर हो गया उस दिन के बाद के एक्ट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। नोटिस देना पड़ता था, यहाँ नोटिस नहीं देना, दिवालिया हुआ है। सर जी फर्म भी उसके लिए लाइबिल नहीं होगी, फर्म ऑल्सो नॉट लाइबिल। आज से फर्म से अलग हो गया तो आज के बाद फर्म जो करेगी उसके लिए ये लाइबल नहीं होगा, ये जो करेगा उसके लिए फर्म लाइबल नहीं होगी। और देखिए इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। However, remaining partners may agree to continue। ये संभव है कि रिमेनिंग पार्टनर से एग्रीमेंट कर लें और बिजनेस कंटिन्यू करें। अदरवाइज इंसॉल्वेंसी लीड्स टू डिसोल्यूशन टू द फर्म, बट द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिसाइड टू कंटिन्यू, इन दैट केस डिसोल्यूशन नहीं होगा और फिर बच्चों डिसोल्यूशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा देन ही कैन नॉट कंटिन्यू इन द फर्म, he will be out of the firm on the day when the order of the court is passed. From that day he is not responsible for the acts of firm and firm is not responsible for his acts. Further, it will lead to dissolution. However, if the remaining partners agree to continue as partnership, they may continue. लेकिन कम से कम 2 बचने चाहिए। अब से 2 ही पार्टनर थे, एक इंसॉल्वेंट हो गया तो अकेला थोड़ी फर्म चला लेगा बच्चों, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। सर डेथ के केस में भी ऐसा ही है और अगली हेडिंग है डेथ। आई एम नॉट राइटिंग द प्रोविजंस ऑफ डेथ, बहुत सिंपल है, छोटा सा है। और डेथ में सर ऑब्वियसली जब डेथ हो जाएगी तो वो भी कंटिन्यू नहीं करेगा, उसकी एस्टेट विल बी लाइबल फॉर द एक्ट्स व्हेन ही वाज पार्टनर। ये तो पढ़ा था ना पीछे हम लोगों ने, जब तक वो जिंदा था, पार्टनर था, तब तक के एक्ट के लिए उसकी संपत्तियां जिम्मेदार हैं, परंतु जिस दिन डेथ हो गई उसके बाद के एक्ट के लिए वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। ये रूल सेम है, डेथ ऑफ पार्टनर विल लीड टू डिसोल्यूशन, हाउएवर the remaining partners may continue as firm but for that purpose they have to agree। उनका एक आपस का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो अगर वो एग्रीमेंट कर लेंगे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म बंद हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी के केस में भी यही होगा बच्चों, और बेटा डेथ के केस में भी यही होगा। चलिए तो देखिए ये था एक्सपल्शन, उसके बाद आपका इंसॉल्वेंसी और उसके बाद डेथ। लाइन से सेक्शन है 33, 34, 35। सेक्शन नंबर्स आप लोगों को याद करने हैं बच्चों। मैंने आपको सेक्शंस की एक लिस्ट भेजी है तो आप उसको थोड़ा सा कोशिश करिए, मैक्सिमम जितना याद कर सकते हैं उतना आपको एग्जाम में काम आएगा, भला होगा आपका। तो ट्राई टू लर्न सेक्शन नंबर्स, ओके। नेक्स्ट अगला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए क्या कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है? तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन फर्म। देखिए इस इंटरेस्ट को ना ब्याज मत समझिएगा, इंटरेस्ट का मतलब है फर्म में जो उसका शेयर है, फर्म में जो उसका हिस्सा है, इन कैपिटल, इन प्रॉफिट शेयरिंग। तो सपोज 3 पार्टनर्स हैं ABC और इसका 1/3 शेयर है, इसका भी 1/3 है, इसका भी 1/3 है। नाउ B wants to sell
गिफ्ट या अदरवाइज ट्रांसफर हिज शेयर टू एक्स, बी अपना हिस्सा एक्स को बेचना चाहता है, एक्स को गिफ्ट करना चाहता है, या मॉर्गेज प्लेज मतलब किसी भी प्रकार से बी अपना इंटरेस्ट इन द फर्म ट्रांसफर करना चाहता है एक्स को, तो सवाल ये क्या वो कर सकता है? तो सेक्शन 29 कहता है कि इंटरेस्ट इन फर्म इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब बच्चों, मतलब कर सकता है, यस ही कैन डू सो। ये अधिकार उसको कानून ने सेक्शन 29 में दिया हुआ है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट टू, अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है दैट विल प्रिवेल, बट इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट एंड इट रूल विल अप्लाई and that says that a partner can transfer his share in the firm to any person and it is transferable like any other movable property. So suppose you have a mobile phone and you want to sell it, you can. सर मूवेबल प्रॉपर्टी, आपके पास एक कार है, स्कूटर है, मोबाइल फोन है, सर कैलकुलेटर है, पंखा है, कुछ भी है, एंड यू वांट टू सेल इट, यू कैन सेल इट प्रोवाइडेड यू आर ओनर ऑफ दैट। ओके, सो इंटरेस्ट इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल। However, the transferee shall not get the rights of a partner. अजीब बात है बच्चों, बिल्कुल दोनों ऑपोजिट है। ये अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है एक्स को, लेकिन इस घटना से एक्स पार्टनर नहीं बनेगा, क्योंकि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। तो जब तक ए और बी एग्री नहीं होंगे, एक्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए पार्टनर। तो इसका राइट और ड्यूटीज बड़े खराब है बच्चों, इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। और ये बन सकता है, सर देखो पहले लिखा है एज पर सेक्शन 29 अ शेयरिंग पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी। हाउएवर द असाइनी, ये असाइनी है, इसके फेवर में असाइन हुआ, जिसको दिया गया उसको असाइनी कहते हैं। हाउएवर द असाइनी सेल मॉर्गेज अदरवाइज कैन नॉट एंजॉय द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पार्टनर। ये पार्टनर नहीं माना जाएगा बच्चों, और इसको पार्टनर नहीं मानेंगे तो इसको क्या मिलेगा? तो देखिए हिज राइट की अगर हम बात करें तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ये लोग फर्म चलाएंगे, ये तो गया, ए और सी फर्म चलाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/3 इसको देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन बच्चों इसको जो मिलेगा वो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कर सकता क्या, इंटरफियर इन द बिजनेस, क्योंकि कंडक्ट ऑफ बिजनेस में भाग लेने का हक पार्टनर्स का है। ये नहीं मांग सकता अकाउंट्स को, और ये नहीं इंस्पेक्ट कर सकता बुक्स को। मतलब जो इसको ये प्रोवाइड कर देंगे 1/3 वो इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब कहना नहीं चाहिए, आई एम यूजिंग चीप लैंग्वेज, लेकिन जितना टुकड़ा इसको डाल दिया जाएगा इसको उसी में संतोष करना होगा। ना तो हिसाब मांग सकता है, ना बुक्स देख सकता है, ना बिजनेस में इंटरफियर कर सकता है, लेकिन ये 1/3 देंगे, तो ये उनकी दया पे निर्भर हो गया। मतलब इसकी स्थिति धोबी के गधे जैसी हो गई, ना घर का ना घाट का। देखिए हिंदी प्रोवर्ब्स होते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोवर्ब में मैं चेंज, इसका ये मतलब नहीं मुझे आती नहीं है, मैं चेंज कर देता हूँ। अब आप खुद देखो, मतलब गधा तो फिर भी बोलते हो, चलो एक बार को ठीक लग रहा है, जो ओरिजिनल वर्ड है वो तो बोलना भी गंदी बात है ना। एनीवे, तो इसकी हालत धोबी के गधे जैसी हो गई, समझ तो रहे हो आप। इसको 1/3 शेयर मिलेगा, बट ही हैज द राइट ऑफ 1/3 शेयर, but he has to believe on the figure whatever they are providing. He cannot ask for the account, he cannot ask for the books of account, and he cannot participate in the conduct of the business. अब अगर फर्म डिसोल्यूशन हो जाएगा फर्म का बच्चों, तो फिर इसको
जो शेयर ऑफ एसेट है वो मिलेगा। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा, शेयर ऑफ एसेट मिलेगा, जो भी कैपिटल अकाउंट में निकल रहा होगा उसके हिसाब से पे करा जाएगा, और अकाउंट भी मिलेगा, हिसाब भी दिया जाएगा फ्रॉम दी डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन जिस दिन होगा उस दिन से आगे का हिसाब भी इसको, कौन सी एसेट कितने में बिकी, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, वो सारा हिसाब मिलेगा। लेकिन जब तक फर्म कंटिन्यू करेगी कोई हिसाब नहीं मिलेगा। डिसोल्यूशन में जो एसेट में इसका शेयर है वो मिलेगा और वो सब होगा। तो देखिए सवाल ये है कि क्या एक पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है? तो आंसर ये है कि यस। एज पर सेक्शन 29 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पार्टनर हैज द राइट टू ट्रांसफर हिज शेयर लाइक एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। However, the transferee will not get the rights and privileges of a partner. He cannot be treated as partner because partner तभी माना जा सकता है जब सबका एग्रीमेंट हो, and because one of the partner has sold his share by his own will. Other partners have not accepted him as partner, so he will not be treated as partner. He shall have the right of share of profit, but he cannot participate in the conduct of the business. He cannot ask for the account. He cannot ask for books of account. He cannot inspect books of account. In case the firm is dissolved, then in that case he will be paid his share of capital, his share in the assets of the firm, and he will also be provided the account from the date of dissolution. From the date of dissolution का मतलब है जिस दिन dissolution तय हुआ till जब complete हुआ तब तक assets बिकेंगी, liabilities का payment होगा, profit, वो हिसाब मिलेगा इसको। तो ये सर जी इसकी पोजीशन है, और दिस इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन ए फर्म। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। तो ये हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, तो ये पार्ट में होमवर्क दे दूं आपको। गुड। तो राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर आप पढ़ोगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा। फिलहाल इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ये आगे का अगली में कवर करेंगे। फिलहाल इतने ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।